जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है अपराध के सूत्र। पहले भी हमने इन्हें पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अपराध के दो सूत्र होते हैं, नल्लम क्राइमेन सीने लेगे और नल्लम पोइना सीने लेगे। इनके अर्थ क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले हमने क्या समझा था इनके बारे में, शायद आपको याद भी होगा। तो नल्लम क्राइमेन सीने लेगे क्या है? कोई भी कार्य अगर विधि के विरुद्ध किया गया है, कोई भी कार्य है और वो कार्य किसी कानून के विरुद्ध है, तभी वो अपराध माना जाएगा। अगर वो उसके विरुद्ध नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या है नल्लम क्राइमेन सीने लेगे? कि कोई भी कार्य है और वो कानून के खिलाफ में है, तभी वो कार्य अपराध है। और दूसरा क्या है? नल्लम पोइना सीने लेगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, कानून के द्वारा उसे अपराध घोषित नहीं किया गया है। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा कार्य किया, जो ऐसा अपराध किया जिस पर अभी कानून ही नहीं है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वही है नल्लम पोइना सीने लगे। मतलब क्या है? दंड का प्रावधान नहीं तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए मैंने एक पेड़ हमारे सामने खड़ा है, उस पेड़ को जाकर के मैंने 2 चपेटे लगा दी, तो क्या ये अपराध होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें पेड़ को थप्पड़ मारने से अपराध माना जाए। आपको समझ में आ गया होगा। पेड़ काटना हालांकि अपराध है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाता है। तो यहाँ पे आ गए कि नल्लम पोइना सीने लेगे, मतलब अपराध दंड का प्रावधान नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। थोड़ा और डिकोड करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें हमने देखा है कि भूतलक्षी प्रभाव जो होता है वो नहीं होगा, कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। अब ये क्या नहीं बला है? तो कानून का भूतलक्षी का मतलब है कि कोई भी कानून मान लीजिए आज बनाया गया है, तो उसे हम पीछे से लागू नहीं करेंगे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। कैसे? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो अपराध अभी प्रेजेंट में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, और किसी ने, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिससे वो अपराधी सिद्ध हो, और उसे पीछे से लागू किया, क्योंकि उसने पहले अपराध किया था तो उसे पीछे से लागू किया और उसको सजा दिलवाई। क्या मैं समझा रहा हूँ? समझिए कि कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति द्वारा मान लीजिए पेड़ का ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने जाकर के पेड़ को 2 थप्पड़ मारे। अब कानून बनाने वाले जो लोग हैं, विधि बनाने वाले जो लोग हैं, विधि निर्माता हैं, वो मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। तो वो कानून बनाते हैं और बनाने के बाद में वो क्या करते हैं? उसको पीछे से लागू करते हैं मुझे सजा दिलवाने के लिए। तो भूतलक्षी मतलब पीछे से लागू करना, तो भूतलक्षी पीछे से लागू नहीं किया जाएगा कानून को। तो कानून को पीछे से नहीं लागू किया जाएगा तो कैसे लागू किया जाएगा? तो वो भविष्यलक्षी होना चाहिए, मतलब भविष्य से लागू किया जाना चाहिए। अगर कानून आज बन गया है तो आज से या तो फिर आगे आने वाले टाइम से लागू किया जाएगा। तो कानून कैसा? भूतलक्षी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में क्या है कि विधि की कठोर व्याख्या होगी। विधि की कठोर व्याख्या कैसे? जो भी न्यायालय के निर्णय होते हैं, जैसे जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट हैं, इनके जो निर्णय हो गए, उसके बाद में जो संस्कृति है हमारा जो कल्चर है और रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनको क्या करना है? ध्यान में रख के जब विधि बनाई जाएगी, कानून बनाया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और उसके बाद में उस पर क्या होगी? बहस होगी, चर्चा होगी, तब किसी कानून को घोषित किया जाएगा। कानून बनाना सरल काम नहीं है, उस पर भी क्या होगा? न्यायिक निर्णय, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी, इन सबको ध्यान में रख करके चर्चा करने के बाद उसे घोषित किया जाएगा। तो क्या समझा हमने? कानून कभी भूतलक्षी नहीं होगा, और कानून सारी की सारी जो न्यायिक निर्णय हैं, परंपराएं, उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। उसके बाद में क्या है? विधि की निश्चितता होगी। निश्चितता का क्या मतलब है? विधि जो है वो निश्चित होगी। निश्चित कैसे होगी?
ये नहीं है कि जब न्यायालय के न्यायाधीश निर्णय सुना रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो विधि की निश्चितता मतलब जो विधि है उसका एक एक पॉइंट वेरी वेल डिफाइंड होगा, एक एक चीज़ उसमें क्या होंगी, समझने लायक होंगी, और तब जाके न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनको निर्णय देने में आसानी होती है। तो विधि कैसी होगी, निश्चित होगी। उसके बाद में विधि की अभिगम्यता होगी। इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब है कि जो विधि है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए, आम जनमानस को समझ में आनी चाहिए, आम जनता को समझ में आनी चाहिए। वरना विधि बना करके क्या फ़ायदा। मान लीजिए कोई कानून बनाया गया और उसके बाद बारे में जानकारी ही नहीं है आम जनता को, तो फिर वो कैसे क्या कहते हैं किसी अपराध को होने से रोका जाएगा। फिर अगर किसी को पता ही नहीं है कि हत्या भी अपराध है तो इंसान तो हत्या करने के लिए फिर बाधित नहीं होगा, तो गुस्से में आके किसी की भी हत्या कर देगा। तो आम जनमानस तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आपने अपराध के सूत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दंड के सिद्धांत के बारे में। दंड के सिद्धांत क्या है उनको जानेंगे और उनके बारे में आगे की चीज़ें देखते हैं क्या है कि दंड का सिद्धांत क्यों जरूरी है, इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारी विधि होती है, कानून होता है, उसमें दो बातें कही गई हैं। आपने सुना होगा जब पहले आईपीसी थी तो उसका हिंदी नाम क्या था कि भारतीय दंड संहिता। एक शब्द यहाँ पे क्या मिला आपको, दंड। ध्यान रखिएगा, एक शब्द यहाँ पे क्या मिला आपको, दंड। उसके बाद में जब इसका बदला रूप आया बीएनएस तो क्या हुआ, भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे क्या आपको मिला, न्याय। तो इन शब्दों का महत्व क्या है, क्यों इन शब्दों को विधि में यूज़ किया गया है। तो जब विधि में इनका यूज़ किया गया है तो सबसे पहले समझिए कि दंड जो है, क्यों दंड देगा राज्य या न्यायालय क्यों दंड देगा किसी को। न्यायालय दंड देता है सुधरने के लिए, ताकि जो भी अपराधी है वो सुधर सके। और न्याय किसे चाहिए है, तो न्याय चाहिए है पीड़ित को। जो भी पीड़ित है उसे न्याय चाहिए, और जब पीड़ित को न्याय मिलेगा तो जो अपराधी है उसे दंड दिया जाएगा, और जब दंड दिया जाएगा तो उसमें आएगा सुधार। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो विधि है, विधि में दंड या न्याय के बारे में जो भी बात कही गई है वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपराधी को सुधारा जा सके। उसके बाद में आते हैं कि ये जो दंड है ये होती है, जो अपराधी होता है उसके लिए तो ये सज़ा होती है, और जो सज़ा है वो किस तरीके की होगी, तो सज़ा जो है वो शारीरिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। शारीरिक सज़ा मतलब आपको काम में लगा दिया गया, आर्थिक सज़ा आपको पैसे की क्षति करी गई या पैसे की आपने पूर्ति, पैसे से आपको दंडित किया गया है। तो ये पैसे की जो सज़ा होगी वो आपसे जुर्माना ले लिया जाएगा। तो ऐसी सज़ा आर्थिक सज़ा, और शरीर पे अगर शरीर को सज़ा दी जाती है तो वो क्या हो गई, शारीरिक सज़ा। उसके बाद में आते हैं इनके जो सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत अपनाए गए हैं अपराधी को दंडित करने के लिए। तो ये 5 सिद्धांत क्यों अपनाए गए इनके बारे में समझते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है, वो सिद्धांत है प्रतिशोधकारी सिद्धांत। प्रतिशोधकारी, आपको शब्द में ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ प्रतिशोध की बात हो रही है, बदले की बात हो रही है। तो ये कौन सी बात हो गई है कि बदला लिया जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या है, बदले की भावना को शांत करने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया गया है। कैसे, मान लीजिए कि एक्स ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जिसका मर्डर किया है उसके घर में उसे चाहने वाले लोग होंगे, उनके मन में क्या होगा, प्रतिशोध की भावना आएगी। और अगर वो भी एक्स का मर्डर कर दें तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, फिर दंड दिया जाएगा अपराधी को, और उतना दंड दिया जाएगा जितने से जो जिसके परिवार का सदस्य मरा है उसके घर वालों का प्रतिशोध शांत हो सके। ये इसीलिए इसे बोला गया है प्रतिशोधकारी दंड। प्रतिशोधकारी दंड मतलब दंड उतना दिया जाएगा जिससे पीड़ित के परिवार के जो प्रतिशोध की भावना है वो शांत हो सके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रतिशोधकारी दंड क्यों अपनाया गया है, ताकि पीड़ित के परिवार के जो सदस्य हैं उनमें प्रतिशोध की भावना ना आ सके। उसके बाद में आते हैं प्रतिषेधकारी दंड।
अब ये प्रतिषेधकारी दंड का सिद्धांत क्यों अपनाया गया है? तो प्रतिषेधकारी जो दंड है प्रतिषेध करता है। किस चीज को प्रतिषेध करता है? मतलब बैन करता है। किस चीज को बैन करता है? तो अपराध को। आप समझिए ये किस लिए, कैसे अपनाया गया, इसकी व्याख्या क्या है। तो प्रतिषेधकारी दंड का सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है, इसमें क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है। किस पे रोक लगाया जाएगा? मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, आप मान लीजिए, तो मुझे क्या किया जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जो भी मर्डर का दंड है वो दिया जाएगा और उसे समाज में सबको बताया जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे समाज में पता चलेगा कि इस अपराध का ये दंड है और उस अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा प्रतिषेधकारी दंड में? तो रोक लगाई जाएगी। किस पे रोक लगाई जाएगी? तो अपराध पे रोक लगाई जाएगी। कैसे रोक लगेगी उस पे? क्योंकि सबको पता चल जाएगा। जो भी अपराधी को दंड दिया गया वो सबको बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा। अब जब सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा, प्रतिषेधकारी दंड का सिद्धांत अपराध पर रोक लगाएगा। उसके बाद में तीसरा क्या है, प्रायश्चितकारी दंड। अब यहाँ पे ये जो है ये हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार लागू किया गया है, क्योंकि प्रायश्चित का जो सिद्धांत है वो हिंदू विधि शास्त्र में ही दिया गया है। तो अब क्या होता है, प्रायश्चितकारी दंड में जो अपराधी होता है उसे एकांतवास दिया जाता है और उसे प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि वो अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करे और खुद को दोषी पाए। उससे क्या होगा, उसमें सुधार आएगा। तो ये प्रायश्चितकारी दंड का सिद्धांत भी अपनाया गया है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो अपराधी होता है उसकी आत्मशुद्धि कराई जाती है। कैसे? क्योंकि उसे एकांतवास दिया जाएगा, उससे आत्मशुद्धि कराई जाएगी। तो ये प्रायश्चितकारी दंड का सिद्धांत हो गया। इसका एक और नाम भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं एकांत परिरोध का सिद्धांत। एकांत परिरोध का सिद्धांत। फिर आते हैं सुधारात्मक दंड। सुधारात्मक दंड क्या करता है? तो ये क्या करता है, जब कभी मान लीजिए किसी चोर को कोई एक ऐसा इंसान है जिसे भूख लगी है और उसने कर ली है चोरी। तो कैसी चोरी हुई है? आवश्यकतावश, उसे आवश्यकता थी खाने की, इस वजह से उसने चोरी की। तो आवश्यकतावश हुए अपराध को सुधारने के लिए, आवश्यकतावश हुए अपराध को सुधारने के लिए सुधारात्मक दंड के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब उसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही किसी ने चोरी की है और उसकी आवश्यकता थी तो उसे पैरोल पे, जमानत पे छोड़ दिया जाता है। मतलब यदि अगर उसे दंड दे दिया गया है तब की बात हो रही है, तो यहाँ पे सुधार करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं निवारक या निवारण दंड। इसमें क्या होता है, ये सबसे क्या कहते हैं, अपराध जब होने वाला होता है, अपराध होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, और उससे पहले ही शंकावश क्या किया गया है, अपराध को रोकने के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है। अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को जिस पे शक है अपराध करने वाला है, उसे नज़रबंद मतलब उसे हिरासत में लिया जाता है। तो ये नज़रबंद का सिद्धांत है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि दंड का सिद्धांत क्या है। तो विधि जो है, विधि में दंड और न्याय का अर्थ है सुधारना, और सुधारने से क्या होती है, यहाँ पे तात्पर्य है कि दंड क्या है, अपराधी की सजा होती है। दंड सुधारा क्यों जाएगा, क्योंकि पीड़ित को क्या करना है, पीड़ित को न्याय देना है। और उसके बाद में ये दंड जो है ये अपराधी की सजा होती है। सजा कैसी होगी, शारीरिक और आर्थिक। दंड के 5 सिद्धांत हैं, प्रतिषेधकारी सिद्धांत, प्रतिशोधकारी सिद्धांत, प्रतिषेधकारी सिद्धांत, प्रायश्चितकरण और सुधारात्मक सिद्धांत, निवारण या निवारक सिद्धांत। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद, जय भारत।